तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 का। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। अभी तक हम लोग चार्जेस के बारे में, चार्जेज एट रेस्ट, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये सब इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं जो बेस्ड ऑन चैप्टर 1 है मोस्टली इसमें। ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके इसमें देखते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में जो है कंडक्टर के बारे में, जो है कंडक्टर हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस कंडक्टर कंटेन्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। पता है सबको दिस कंडक्टर, है ना। कोई भी जो कंडक्टर होता है, इट कंटेन्स मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबाइल चार्ज कैरियर मतलब इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। ठीक है, ओके। तो इस कंडक्टर को हमने क्या किया है, कंडक्टर और इंसुलेटर जानते हैं, दो तरह का होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू पास करता है इजीली, उसको कंडक्टर बोलते हैं। जो नहीं कर पाता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ, प्रोटॉन्स के साथ टाइटली बॉन्डेड होते हैं इंसुलेटर में, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रह पाते हैं। ओके, तो जो कंडक्टर है इसको हमने दो पार्ट में क्लासीफाई कर दिया है। वन इज मेटालिक कंडक्टर, ओके, एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, कोई बता सकता है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें जानते होंगे मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। बोलिए। इलेक्ट्रोलाइटिक में फ्लो ऑफ आयंस होता है। फ्लो ऑफ आयंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? दोनों। दोनों, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटालिक कंडक्टर में ये डिफरेंस है मेनली कि जो मेटालिक कंडक्टर होता है इसमें सिर्फ जो इसमें जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है दे आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जैसा कि उसने आर्यन ने बोला कि दे आर मूवमेंट ऑफ आयंस, तो आयंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, आयंस का मतलब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ पॉजिटिव होगा, कैटायन एनायन दोनों ही होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कंडक्टर के अंदर में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। ओके, ये फ्री टू मूव, ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या ये जो रैंडम मोशन होता है ये इनसाइड द मेटल होता है या मेटल से बाहर भी जा सकते हैं? ये फ्री रैंडम मोशन जो होता है इनसाइड द मेटल या मेटल से दूर भी ऐसा होगा, फ्रीली मूव करेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं कोई भी एलिमेंट है जो मेटल है, ठीक है, उसके पास न्यूक्लियस होता है, उसके पास फिर शेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसमें क्या होता है, वैलेंस शेल भी होता है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और दे आर बॉन्डेड टू न्यूक्लियस, है ना, प्रोटॉन्स के साथ। सो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, दे आर फ्री टू मूव इन देयर ऑर्बिट, ओके, बट दे आर नॉट सपोज टू लीव द सरफेस ऑफ द मेटल। ओके, समझ गए सब कोई? सो ये जो फ्री, है ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे फॉर्म अ काइंड ऑफ गैस, दे फॉर्म ऑफ अ काइंड ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस में हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़े थे कि दे आर रैंडमली मोशन, दे आर रैंडमली मूविंग एंड दे कोलाइड। ठीक है,
and collide among themselves and moving randomly in different directions, ठीक है। तो इस वजह से इसमें रैंडम डायरेक्शंस में मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई किसके बारे में, कौन सा, कंडक्टर के बारे में, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है इसमें बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। और तो इसको हम लोग चार्ज की जगह पे आयंस बोल सकते हैं, बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन, जो दोनों के जो आयंस होंगे, ठीक है, वो दे आर अफेक्टेड बाई देयर, the movement of ions are affected by external electric field, ठीक है, by external electric field, ठीक है, and plus chemical forces, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है तो इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो होगा, दिस इज ड्यू टू वी कैन से दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इसके वजह से भी होगा। लेकिन यहाँ पर कोई केमिकल फोर्स नहीं लगता, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में कोई ना कोई केमिकल फोर्स भी अप्लाई हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये आयंस मूव करते हैं, ठीक है। केमिकल फोर्स मतलब उसके अंदर में इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स मतलब जो होते हैं आयंस चार्जेज, उनके बीच में केमिकल्स होता है, केमिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या जो भी फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो केमिकल फोर्स भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सबको, बोलिए हाँ या नहीं, ठीक है। तो ये सबको आप इस तरह से यहाँ पर ये पैराग्राफ जो भी अभी मैं बोला आपको, इस पैराग्राफ में ये सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना, इसमें ये भी मैं बताना भूल गया कि इसमें ड्रिफ्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जब मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, वहीं पर एक और टर्म यूज करना था, दैट इज ड्रिफ्टिंग, जो हम लोग चैप्टर 3 में ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 3, इसलिए पता है, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप लोग पढ़िएगा और इस तरह से समराइज करके देखिए, इसी तरह से पढ़ना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी हमने पढ़ा यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने इस तरह से चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब जब भी कभी भी आप इस चार्ट को ऐसे करके अगर आप देखेंगे, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसको आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो आपको क्या होगा, समरी टाइप का, है ना, समझ में आ जाएगा एक दूसरे से। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इस तरह से क्या होता है, याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में कुछ इस कंडक्टर्स की बिहेवियर पढ़ लेते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्या क्या होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, इनसाइड अ कैपेसिटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। देखिए इसमें ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ज्यादातर चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, बट उसको एलोबरेट करके यहाँ पर हम लोग सीखते हैं प्रॉपर्टीज के कंडीशन, ठीक है। क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होता है। कौन बता सकता है कि कैसे प्रूव करेंगे इसको, बताइए। तो ये फ्री चार्ज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इससे ये कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है। देखिए हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं किसमें, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज कंडक्टर, ओके। तो हमें प्रूफ करना है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ठीक। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरह से इस कंडक्टर को हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया, ठीक। ये है हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ
अब आप सोचिए, हम लोग चैप्टर 1 में इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा चुके हैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को हम लोग, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, बताइए। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होता है। अभी कंडक्टर है, इसमें कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव कंडक्टर के पास? पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताइए। ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है? भाई इतना तो बता सकते हो ना आप लोग, हैं? यस सर। कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री मूव कर रहा होगा, हैं? कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ, मेटल है यानी उसमें एलिमेंट है, एलिमेंट यानी कि वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब होंगे उसमें, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी होगा नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो इसका मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, यस और नो? यस। न्यूट्रल है तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा ना। अरे बोलो हाँ नहीं कुछ तो। यस सर। हाँ देख रहे हैं, ये सब आप लोग जो है तो ना सब दोनों आपके। इक्वल होंगे। न्यूट्रल का मतलब होता है इक्वल पॉजिटिव एंड इक्वल नेगेटिव, ठीक है। कोई चार्ज नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं होता है, अनचार्ज बॉडी में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल है इसका मतलब उसके पास चार्ज है बट दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज हैं, ठीक है। पॉजिटिव जितना है उतना नेगेटिव है। हम लोग सब खा पी के बैठे हुए हैं पुराना चीज। चलिए ठीक है। तो जैसे ही आप इसके पास यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया हमारा इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज विल मूव, है ना। इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, ऐसे जैसे रैंडमली मूव मतलब कि अपने पास सजे हुए होंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नली मिलेगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज टुवर्ड अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ आ गया सबको? बोलिए। ये अरेंज हो जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज इधर इक्वल होगा, ठीक है। तो यानी कि अंदर में आप देखिए, अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गया, क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। तो अब जितना ये तब तक इंड्यूस होता रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और, है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर ना हो जाए, ठीक है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में है ये इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। कब तक इंक्रीज होगा? जब तक कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना पहुंच जाए। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इक्वल अपोजिट है, यस बोलिए। सो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो एक ऐसा टाइम आएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। so in this way we say that the electric field inside the conductor is equals to 0। आगे बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो ये कारण था, ये लॉजिक था इसका कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। क्लियर है सबको? इसको आप पढ़ लीजिएगा और ये पूरा ये डायग्राम से मैंने आपको यही सब बात को समझा दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? अरे हाँ या नहीं? ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, ठीक है। इसको भी समझिए। सेकेंड वाला क्या कहता है, जैसे मान लीजिए सपोज कोई एक सरफेस है, ठीक, सरफेस के ऊपर हम लोग ये कंडक्टर है, कंडक्टर का ये सरफेस है, सरफेस पे हम मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ऐसे नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है, यानी कि टेंजेंट के साथ कुछ एंगल बना रहा है, ठीक। तो
ये देखिए ये हमारा टेंजेंट है, नॉर्मल आपका कुछ ऐसा होता, इसके ऊपर टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा नहीं हो के ऐसा है, तो इसका मतलब ये इसका एक दो कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ये बन गया, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, मतलब अलोंग द टेंजेंट हो जाएगा। यस और नो? देखिए समझिए इस बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे अगर सपोज ये कंडक्टर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट तो बनेगा नहीं, है ना, बोलिए। मतलब कोई भी वेक्टर को जब हम लोग रिजॉल्व करते हैं टू टू कंपोनेंट्स में, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर की तरफ हो गया और दूसरा कंपोनेंट किधर हो गया, इधर की तरफ, ठीक है, समझ गए, अगर ये नॉर्मल है, ठीक। तो सरफेस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई कॉस 90 डिग्री, और वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है ई साइन 90, यही होता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कंपोनेंट्स वाले फॉर्म में, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए ये नॉर्मल टू दी सरफेस नहीं है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो एक हो गया हमारा ई कॉस, ये जैसे ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो एक हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक हो जाएगा ई साइन थीटा, है ना, कुछ भी इस तरह से। तो एक जो यानी कि अब ई कॉस थीटा जो होगा वो दिस विल बी अलोंग द टेंजेंट, है ना, टू दी सरफेस, अलोंग दी टेंजेंट टू दी सरफेस है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है अलोंग द सरफेस, पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द टेंजेंट जो था वो 0 था, ई कॉस 90 0 था, अभी ये 0 नहीं है। 0 नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज होगा, यहाँ पर अगर कोई भी चार्ज होगा तो उसमें को उस चार्ज को ये मूव कराएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इस चार्ज में मूवमेंट लाएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा जिसको हम लोग सरफेस करंट बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा कोई भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब कि सरफेस करंट जो है एक अब्सर्ड टर्म है, ये नहीं होता है, ठीक है, किसी भी सरफेस के ऊपर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है, और ये उस चीज को सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। अगर नहीं, इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, मान लेते हैं कि नहीं है, नहीं है तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग दी टेंजेंट होगा, दैट will provide that will force the electrons या charge to move, therefore the surface current will be generated which is not possible, ठीक है, यही सब बात को यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात समझ में सबको, यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। देखिए आज जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं आप लोग, ये सब के सब प्रॉपर्टी मैं लॉजिक के साथ कल करीब 10 बच्चों से पूछूंगा, ठीक है, कभी भी पूछ सकता हूँ मैं, शुरू में, बीच में या लास्ट में, ओके। तो ध्यान से सब पढ़ते रहिए विथ लॉजिक, मैं पूछूंगा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, तो आपको क्या करना है, एकदम तुरंत फटाफट बताना है कि उसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, जितना उसकी वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ता रहेगा तब तक जब तक कि एक्सटर्नल फील्ड के बराबर ना हो जाएगा, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी 0। इस तरह से आपको फटाफट बताना है, सोचने नहीं लगना उस समय। तो इसको पूरा 5 से 6 बार रिवाइज कीजिएगा सारे लॉजिक को, ठीक है। यहाँ पर भी आपको बता दिया सेकंड में कि कैसे प्रूव करेंगे, तो हम लोग मान लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका जो है नॉट अलोंग द नॉर्मल है, तो उसका एक कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस होगा, है ना, जिसकी वजह से, है ना, द
सरफेस होगा तो फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड विल मूव, ठीक है। और स्टैटिक सिचुएशन है, स्टैटिक सिचुएशन में देयरफॉर शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यही सब बात को आपको फटाफट से बोल देना है। थर्ड, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, थर्ड वाले सिचुएशन में क्या कह रहे हैं कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक। आज तक अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई भी अगर एक सपोज कंडक्टर है इस तरह से, तो इसके अंदर में यहाँ पर चार्ज नहीं दिखेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू ऐसा कभी भी चार्ज नहीं दिखेगा, ठीक है। मालूम है ऐसा आपको? चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है? चार्ज हमेशा कहाँ पे होता है? चार्ज कहाँ पे होता है? हमेशा अंदर में होता है क्या किसी कंडक्टर के? बाहर बाहर होता है। ये कहाँ पड़ा? सरफेस चार्ज पे। सरफेस पे होता है, कंडक्टर के बाहर कहाँ होता है भाई? और कल भी तो नहीं था, कल कहाँ था? ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो चार्ज होगा वो हमेशा जो भी एक्सेस चार्ज होगा वो ऑन द सरफेस होगा, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? कोई प्रूव कर सकता है इसको? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ये जो कंडक्टर है इसी के जस्ट बिल्कुल अंदर, ठीक है, इसी के जस्ट नजदीक में हम लोग अंदर में सरफेस के एकदम नजदीक में एक हम क्या करते हैं गॉसियन सरफेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट गॉसियन सरफेस, इसको प्रूव करने के लिए, ठीक। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। अभी हमने सेकंड वाले पॉइंट में पढ़ लिया था, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह पे सरफेस के नॉर्मल होगा। ओके, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? दिस इज थर्ड वाला पॉइंट, है ना। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, ठीक, अभी हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बोलिए। किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, फर्स्ट पॉइंट, है ना। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है और उसके अंदर में हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। तो फ्लक्स का क्या कहना है? फ्लक्स क्या कहता है? दिस फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। और यही फ्लक्स जो होता है दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक है। समझ गए? तो दिस इज योर इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट दिस ई डॉट डी एस का जो क्लोज इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय ε0। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था गॉसियन सरफेस के अंदर में, या जो भी है सरफेस के अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। तो 0 इंटू डी एस करेंगे तो 0 होगा। दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई ε0। तो यहाँ से क्यू इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस या टोटल चार्ज कितना हो गया? कितना हो गया? अरे बोलो। 0। आगे बात समझ में सबको? यस और नो? तो किसी अब पता चल गया कि क्यों होता है इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, यानी अंदर में हमेशा चार्ज 0 होगा एंड दिस चार्ज ऑलवेज रिमेन्स ऑन द सरफेस। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ये सब का लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है, मैथमेटिकली प्रूफ करके नहीं दिखाया है, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए, अब फिर ये सब हम लोग पूरा इसमें ये सब आप लोग जब पढ़ेंगे तो यही सब बातें मिलेगी आपको, ठीक है। देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द
सरफेस, वो हमेशा सरफेस पे होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एंड इनसाइड ऑफ द सरफेस। ठीक है, मतलब ये कह रहा है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट का प्रूफ हम लोग यहाँ पर लिख के देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है कि जैसे कोई अगर सपोज कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर ही सपोज, तो क्या बोल रहा है कि इस पूरे एंटायर वॉल्यूम में पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ठीक है, एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस, जो सरफेस पे होगा वही अंदर में भी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल की बात कर रहा है इस पूरे में, जहां पर यहाँ पर जितना पोटेंशियल जितना पोटेंशियल जितना पोटेंशियल इतना पोटेंशियल इतना पोटेंशियल, हर जगह पर सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा और जो सरफेस पे होगा, है ना, तो V एट सरफेस इज इक्वल टू V इनसाइड, है ना, और वही पोटेंशियल होगा कहाँ पे, V एट दी सेंटर, सब जगह पे इक्वल पोटेंशियल होगा। कारण क्या है बोलिए? बहुत मुश्किल कारण इसका होगा। देखिए हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशनशिप। E इक्वल्स टू क्या पढ़े हम लोग, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L पढ़े हैं, यस और Yes, नो? ठीक है, बट है ना, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो dV बाई डी आर होगा, है ना, dV बाई डी एल होगा, इसकी वैल्यू भी 0 होगी। बोलिए, yes, तो dV बाई डी एल की वैल्यू 0 कब होगी? ये किसी चीज का डेरिवेटिव 0 कब होता है, यानी कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल का डेरिवेटिव 0 हो रहा है, यही होता है ना। yes, तो किसी भी चीज का डेरिवेटिव 0 कब होता है? जय माता दी। किसी भी फिजिकल टर्म किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये बताइए। ये देखिए, ये आप लोगों की हालत है। कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, 0। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि ये जो डेरिवेटिव इसका है ना, dV बाई डी एल करके आपको 0 आया है, तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 आने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? समझ गया सर। तो कांस्टेंट इसका मतलब सब जगह पे क्या होगा, V की वैल्यू सब जगह पे एवरीवेयर V विल बी सेम। ओके, तो इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है एट द सरफेस। ठीक है, मतलब सरफेस पे जो होगा वो 0 तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा। ठीक है, अलोंग दी नॉर्मल, हाँ सरफेस पे भी तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा जहां से सेंटर से लेके इस जगह तक हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, और इस वजह से हर जगह पर पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्लियर हो गया सबको, कोई प्रॉब्लम? नो बोलिए। सर। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ वाली। ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए अपने बुक में ही दे रखा है आपका डेरिवेशन, इसका मतलब प्रूफ इसका। किसी भी सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या किया है, एक वो मान लिया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप का मान लिया है। ठीक है, जिसकी एरिया ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, और हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, और गॉसियन सरफेस लेने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। ठीक है,
ठीक है, ये चार्ज कंडक्टर है और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मान लिया हमने, सिग्मा, ठीक है। और ये आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर है, उसमें हमने क्या किया है, गॉसियन सरफेस लिया है, ठीक। और गॉसियन सरफेस हमारा क्या कहता है कि दैट फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू q बाई इप्सिलन नॉट, ठीक है। तो इसको हमने कैसे लिख दिया है, ई डॉट ds को e इंटू डेल्टा एस, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एस और ई दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है, ठीक है। एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे ही होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो थीटा 0 cos 0 1। और चार्ज को हम लोग कैसे लिखते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो एरिया हमारा कितना है, डेल्टा एस, यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू डेल्टा एस, ठीक है। तो यहाँ से E इंटू डेल्टा एस, क्यू की जगह पे देखिए सिग्मा इंटू डेल्टा एस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस कैंसिल आउट हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस कितना हो गया हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। आ रही बात समझ में सबको, एनी Yes, प्रॉब्लम? ठीक है। तो ये सारी बातें जो है इसमें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। तो ये पांचों आप लोगों को ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारा एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग में भी ज्यादा कुछ है नहीं, इसको भी बता देता हूँ 1 मिनट में। क्या होता है कि हम लोग जानते हैं किसी भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, किसी भी मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सपोज ये मेटेलिक कंडक्टर है, ठीक है, तो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसलिए इसी जो प्रोसेस है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना, है ना, जैसे एक कैविटी टाइप का बना दिया इस मेटल के अंदर में, और इस मेटल के अंदर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा और इस वजह से वो सेफ रहेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसलिए हम लोग को इसका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जब कभी भी थंडर स्टॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, तो थंडर स्टॉर्म में हम लोग को बोलता है, अगर हम कार में बैठे हुए हैं तो कार में बैठे हैं तो क्या कहता है कि कार में ही बैठे रहना चाहिए, बिकॉज जो कार का जो बॉडी है वो मेटेलिक है, ठीक है। तो ये मेटेलिक बॉडी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब अंदर में आप भी बैठे हुए हैं तो आपके ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अगर उधर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, दो बादल आपस में टकरा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड से जो वो जुड़ेगा अगर, तो वो आप उसके केस में क्या होगा, वो सेफ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर में कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, 0 होगा। आपके ऊपर में इस थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग का कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज सेफर टू सिट इन अ कार ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, ये सब हम लोग पढ़ते थे क्लास 6, 7, 8 में, और उसका लॉजिक आपको शायद समझ में आ गया होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसलिए जितने भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको भी क्या किया जाता है, एक मेटेलिक कैविटी के अंदर में, मेटेलिक ऐसे ये कैविटी है, जैसे ये कंडक्टर है, उसके कैविटी बना दिया और उसके अंदर में क्या किया, कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को रख दिया, जैसे स्पीडोमीटर, एल्टोमीटर, जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ओडोमीटर, ताकि उस पर कोई भी अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, वो प्रॉपरली आराम से फ्रीली वर्क कर सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा सारी बातें, ठीक है। इसके बेस पे आप एग्जांपल नंबर 2.7 सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।